इस नए रोमांटिक ड्रामा की शुरुआत में हम लोग जीजी को देखते हैं जो कि यान जी को पकड़ करके क्लब के एक कमरे में लेकर के जा रही होती है। यान जी को वो मेल मॉडल समझ रही थी। ये बंदा उसे बहुत ही हैंडसम लगता है। यान जी जीजी के साथ रोमांस करने से पहले उससे पूछता है कि तुम मेरी आइडेंटिटी जानती हो कि मैं हूँ कौन। जीजी उसे कहती है मेल मॉडल्स की कब से आइडेंटिटी होने लगी, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्या ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है। यान जी कहता है हाँ। जीजी कहती है कि मेरा भी। आफ्टर दैट वो दोनों वहाँ पर रोमांस करते हैं। इस रात के बाद जीजी की लाइफ कुछ ऐसे बदलने वाली थी कि उसने भी इस चीज़ को कभी सोचा नहीं था। यान जी के बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वह इंसान है कौन। अगली सुबह जब वो जगती है तो यान जी जा चुका था। उसने जीजी को अपना नंबर दिया था उसे कांटेक्ट करने के लिए, लेकिन जीजी कल रात के बाद इतना टायर्ड हो चुकी थी वो यान जी के नंबर को फाड़ करके फेंक देती और कहती है मुझे दोबारा इस इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। आफ्टर डैट जब वो अपने कमरे में थी तो उसे उसकी फियोंसे के बारे में पता चलता है। उसका फियोंसे जो वो था वो बहुत ही बदमाश था, वो हमेशा ही फ्लर्ट करते रहता था। इनकी अरेंज मैरिज यहाँ पर होने वाली थी और जीजी उससे पीछा छुड़ाने के लिए ऐसी की थी। फ्लैशबैक में हम लोग देखते हैं कि जीजी ने अपनी बड़ी बहन को किसी से बात करते हुए सुना था कि वो अपनी मॉम के कार एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट कर रही है और चांसेज हैं कि उसमें हो कि फैमिली इंक्लूड हो सकती है। उसकी मॉम की वजह से पहले यहाँ पर उनका एंगेजमेंट फिक्स हुआ था और अब उस बात को भी आगे कंटिन्यू किया जा रहा है। वो इस तरीके से लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। जीजी वहाँ पर जाती है, उसे देखती है। वो जिस लड़की के साथ था फ़िलहाल उसे छोड़ करके जीजी से बात करने के लिए चले जाता है क्योंकि वो उसकी फियोंसे थी। जीजी भी उसे दिखाते हुए कुछ मेल मॉडल्स को बुक की थी। यहाँ पर यान जी भी आता है जीजी को फॉलो करते हुए और वो उस पर नज़र रख रहा था। वो उसे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तुम लड़की और तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। जीजी कहती है ओ मुझे लगा था कि हम दोनों अपना अपना काम करने वाले हैं। सीन यहाँ से कट होता है और हम यान जी को देखते हैं अपने ऑफिस में। उसका फ्रेंड उसे कहता है तू सच में जीजी में इंटरेस्टेड है। वो कहता है हाँ मुझे तो ऐसा लगता है, मुझे जीजी से प्यार सा हो गया है। वो कहता है भाई तुझसे 4 गुना ज़्यादा अमीर है और तुझे वो चाहिए जिसकी लाइफ इतनी मेस्ड अप है। वो कहता है हाँ भाई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो जीजी ही चाहिए और उसे पाने के लिए तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ यहाँ पर। और वो उसे अपना बनाने का प्लान कर रहा होता है और उसका फ्रेंड भी उसकी इस हरकत से परेशान ही था। दूसरे सीन में वो जीजी से मिलने के लिए उसके ऑफिस पहुंच जाता है। उसके पास अपॉइंटमेंट नहीं था तो वो रिसेप्शनिस्ट को कॉल करके बोलता है कि जीजी को बोलो कि यान जी आया हुआ है। अब जीजी उसको नाम से पहचान जाती है तो वो उसे ऑफिस में अंदर आने के लिए अलाउ कर देती है क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने उसे आने नहीं दिया तो वो वहाँ पर तमाशा ना करे। और जब यहाँ पर यान जी जीजी से मिलने के लिए जाता है तो वो जीजी से कहता है तुमने मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं किया, मैं इतने दिनों से तुम्हारे कॉल का इंतज़ार कर रहा था। जीजी उसे कहती है वो ऐसा है ना कि मुझे तुम्हारी सर्विस कुछ खास नहीं लगी, दैट्स वाई मैंने तुम्हें कांटेक्ट नहीं किया। एंड आफ्टर दैट मुझे इंटीमेट होने के लिए कोई मेल मॉडल नहीं चाहिए था, दैट्स वाई मैंने तुम्हें कांटेक्ट नहीं किया। यान जी वहाँ पर उसे कहता है लेकिन अब तो मुझे तुम चाहिए ही चाहिए और वैसे भी फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं कोई मेल मॉडल नहीं हूँ। जीजी को यान जी का कॉन्फिडेंस देख करके लगने लगता है कि हो सकता है कि यान जी को उस रात उसने गलत समझा हो, वो एक्चुअल में कोई मेल मॉडल ना हो, लेकिन वो यान जी की आइडेंटिटी का इस्तेमाल अब करना चाह रही थी ताकि वो यहाँ पर हुओ से पीछा छुड़ा सके। इतनी आसानी से तो ये फैमिली मैरिज से हुओ बैकआउट नहीं करने वाला है। यान जी का फ्लर्ट जीजी के साथ स्टार्ट था। वो कहता है कि वो सिर्फ उसकी है और वो उसे 3-4 दिनों का समय दे रहा है और उसे वो के साथ अपने रिलेशनशिप को पूरी तरीके से ख़त्म करना होगा। जीजी इस बात से यान जी पर गुस्सा आ जाती है और कहती है मेरी लाइफ कंट्रोल करने का हक मैंने तुम्हें नहीं दिया है। यान जी उसे कहता है कि अगर तुम हो से अपना रिलेशन नहीं तोड़ोगी तो फिर मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं तुम्हारा रिलेशन उससे तोड़ने के लिए। मैंने इंटीमेट होने से पहले भी तुम्हें वार्न किया था कि तुम मेरे बारे में जान जाओ और फिर भी तुमने मेरे साथ रोमांस किया और अब तुम मेरी हो।
वो जीजी को जाने से पहले अपना नंबर शेयर करता है और तब ऑफिस से निकलता है। यहाँ पर जीजी को डाउट होने लगता है कि कोई ज़रूर ही वो बहुत अमीर इंसान है। अगले दिन हुओ की गर्लफ्रेंड जीजी को मिलने के लिए बुलाती है। जीजी जब उससे मिलने के लिए जाती है तो वो उससे शो ऑफ कर रही थी कि वो हुओ के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है। इस बात पर जीजी उसे कहती है, तो ये बात तुम मुझे क्यों बता रही हो? फर्स्ट थिंग कि मेरी हुओ से शादी नहीं होने वाली, क्योंकि मैं नहीं करूँगी एक चीटर से शादी। सेकंड थिंग, अगर मेरी शादी हुओ से हो भी जाती है तो तुम्हारी जैसे मिस्ट्रेस उसके आसपास नहीं फटकने वाली हैं। तुम्हें सच में लगता है कि हुओ जैसा प्ले बॉय तुम्हारी जैसे सिंपल और गरीब लड़की से शादी करने वाला है? ये कोई पिक्चर नहीं चल रहा है मेरे साथ। रियलिटी हिट्स हार्ड। ऐसा बोल करके वो वहाँ से निकलती है। अपनी दोस्त के साथ वो बाइक रेसिंग देखने के लिए चली जाती है, जहाँ पर कि उसे एक लड़का पसंद आता और वो कोई और नहीं, हुओ का सौतेला भाई था। लेकिन यहाँ पर वो उसमें कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखाती है। शकल वाइज ही वो सिर्फ ठीक था। ये सब कुछ अभी चल ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर उसकी बहन जीजी को कॉल करती है और कहती है कि मैंने हुओ से रिश्ता तोड़ने में तुम्हारा बात कर लिया और अब तुम आज़ाद हो। यहाँ पर ये बात सुनकर के जीजी काफ़ी खुश हो जाती है। तभी हुओ अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर के आ जाता है। जीजी से कहती है, ऐसा है ना कि अब हमारा एंगेजमेंट टूट चुका है, मैं अपने रास्ते और तुम अपने रास्ते, तुम्हें तुम्हारे मिस्ट्रेस मुबारक और मुझे मेरी आज़ादी मुबारक। हुओ को ये बात नहीं पता था। वो यहाँ पर जीजी को पता चलते ही कहने लगता है कि वो रिश्ता कैसे तोड़ सकती है। जीजी कहती है, ऐसा है ना कि दुनिया में लड़कों की कमी नहीं है जो मैं एक चीटर के साथ, जो अपनी प्रेग्नेंट मिस्ट्रेस को लेकर के घूम रहा है, उसके साथ शादी करने जाऊंगी और मेरे इतने भी दिन बुरे नहीं आए हैं। ऐसा करके वो जाने लगती है। उसकी मिस्ट्रेस वो को जीजी को बुली करने का कोशिश करती है तो वो दोनों को ही एक एक थप्पड़ लगा देती है और कहती है, चलो फुटो यहाँ से। वहाँ से निकल करके वो अपनी फ्रेंड के साथ क्लब जाती है, जहाँ पर कि उसकी फ्रेंड यहाँ पर कुछ मेल मॉडल्स को बुलाने के इरादे में थी। वो लोग यहाँ पर आते हैं और वो लोग जीजी और उसकी दोस्त को सर्व करने लगते हैं। यहाँ पर वापस से हुआ को भाई उसके आसपास मंडरा रहा था। वो समझ जाती है कि वो किसी रीज़न से ही उसे अप्रोच कर रहा है। जीजी का जो मॉम का जो कार एक्सीडेंट में डेथ हुआ था, इस बात को वो समझ नहीं पा रही थी कि कार एक्सीडेंट में वो कैसे मर सकती है अचानक से। तभी उसे यांजी का वीडियो कॉल आ जाता है। जीजी को ऐसा फील होने लगता है कि मानो यहाँ पर जो जीजी है वो उसे चीट कर रही है। वो उसे कहता है, अगर तुमने किसी मेल मॉडल को रखा तो मैं उसकी टांगें तोड़वा देने वाला हूँ। तो बेहतर है कि अगर तुम किसी और इंसान को हर्ट नहीं करना चाहती हो तो तुम उससे दूर ही रहना। जीजी भाई साहब जल्दी जल्दी उन्हें खुद से दूर ही रहने के लिए कहती है। इस बारे में उसकी फ्रेंड को पता चलता है तो वो पूछने लगती है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इधर उसका जो सेक्रेटरी था, बॉडीगार्ड, वो इस तरीके से हुआ जीजी से माफ़ी मांगने के लिए आता है तो फ्लावर बुके के साथ साथ उसे भी उठा करके वहाँ से ले करके जाता है, क्योंकि जीजी ने उसे ऑर्डर दिया था। इसका बॉडीगार्ड कुछ ज़्यादा ही फनी था। जीजी से मिलने के लिए यहाँ पर यांजी अगले दिन आता है। वो उसे कहता है कि उसने उसे कल ब्लॉक क्यों किया, इतने मेहनत से उसने जीजी का कल नंबर लिया था। जीजी उसे कहती है कि तुम तो पीछे ही पड़ गए हो। यांजी कहता, और नहीं तो क्या, मैंने कहा था ना कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो और मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने देने वाला हूँ। अनब्लॉक करो वरना मैं रोज़ इसी तरीके से तुम्हारे ऑफिस पर आ जाया करूँगा। अब जीजी को इतना तो पता चल जाता है कि यांजी कोई नॉर्मल बंदा नहीं है। हुओ की फैमिली के बारे में भी उसे काफ़ी कुछ पता लगाना था, जिसमें कि यांजी के पावर का वो इस्तेमाल कर सकती थी। दैट्स वाई वो यांजी को अपना टाइम पास पार्टनर बनाने के बारे में सोच रही थी। तभी वहाँ पर वो लड़का यानी हुओ का सौतेला भाई उसकी कंपनी में जॉब कर रहा होता है और वो जीजी को अपने साथ डिनर पर चलने के लिए बोलता है, बट वो उसे इनडायरेक्टली मना कर देती है। यांजी उसे वार्न करता है कि ये हुओ का सौतेला भाई है। जीजी कहती है कि हाँ उसे पता है और उसे ये भी पता है कि वो ये क्या कर रही है। यांजी उसे वार्न करता है कि बस वो दूसरे लड़कों से दूर रहे वरना उन लड़कों के लिए ठीक नहीं होगा। फिर वो जीजी को अपने साथ फ्लैट पर चलने के लिए कहता है। जीजी के साथ उसे वापस से टाइम स्पेंड करने का मन था। जीजी उसे लेकर के जाती है जहाँ पर कि वो उसका ख्याल रखते हुए सैंडल खोल करके उसे अपने हाथों से स्लीपर पहनाता है। जीजी बहन जी को यांजी भाई साहब इम्प्रेस करने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं। जीजी तो पहले ही यांजी की ब्यूटी से इम्प्रेस थी, लेकिन फिर भी पटाना ज़रूरी था ना। यहाँ पर वो फ्रेशन अप होकर के आता है
और दोनों जिस काम के लिए फ्लैट पर आए थे फाइनली वो काम करते हैं। बोले तो दोनों वापस से रोमांस करते हैं। अगली मॉर्निंग जीजी को उसकी बड़ी बहन का कॉल आ रहा होता है, तो जीजी फ़ोन उठा करके उसे नहीं बताती है कि वो किसी लड़के के साथ है। दूसरी तरफ फ़ोन रखते ही यहाँ पर यांजी को भी उसकी सेक्रेटरी का कॉल आ रहा था। वो भी हुओ की फैमिली को, स्पेशली उसके डैड लू को इंटरोगेट कर रहा होता है। इधर हम लोग उस विलेन लू को देखते हैं जो कि जीजी के मॉम के एक्सीडेंट के बारे में सारे सबूत मिटाने के लिए अपने बटलर को बोल देता है। हुओ का एंगेजमेंट उसने जानबूझ करके जीजी से कराया था, जो कि अब टूट चुका है। उसके लिए थोड़ा सा ये मुसीबत बढ़ सकता है। नहीं चाहता था कि उसकी मॉम का कार एक्सीडेंट का राज खुले, क्योंकि असली कातिल कौन है ये तो वो भी अच्छे से जानता था। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कुछ ऐसे राज जो कि सिर्फ लू को ही जीजी के मॉम के बारे में पता था। दूसरी तरफ यांजी भी यहाँ पर हुओ की फैमिली के बारे में जब पता कराता है तो उसे काफ़ी कुछ पता चलता है कि उसकी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से कई सालों से बहुत सारी जो नई नई एक्ट्रेसेज है वो गायब हो रही हैं। वो जीजी को इस मैटर में इंक्लूड नहीं करना चाहता था, तो वो इनडायरेक्टली इस बारे में पता करता है। दूसरी तरफ जीजी भी अपनी मॉम के एक्सीडेंट के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही थी। नेक्स्ट डे यांजी जीजी से मिलने के लिए उसके कंपनी में जाता है। हुओ भी यहाँ पर उससे मिलने आने का कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी रिसेप्शनिस्ट उसे रोक देती है और यांजी को अलाउ कर देती है। हुओ पूछा ये कैसे जा सकता है, तो वो कहती है क्योंकि जीजी ने कहा है कोई भी आ सकता है सिवाय तुम्हारे। हुओ जानबूझ करके यहाँ पर यांजी को प्रोवोक कर रहा होता है और वो तो उसने टाइम पास करने के लिए किसी लड़के को रखा हुआ है, ये सही है। ऐसा करके वो जानबूझ करके उससे भड़का रहा होता है, जहाँ पर कि वो अच्छी खासी उसकी पिटाई लगा देता है ताकि वो उसे दोबारा प्रवोक ना करे, और कहता है कम से कम मेरी शक्ल इतनी तो अच्छी है कि जीजी मुझे रख सकती है, लेकिन तुम में तो ये भी टैलेंट नहीं है, इसलिए तो लात मार करके उसने तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाला है। इन लोगों की लड़ाई करने की आवाज़ सुन करके जीजी जल्दी जल्दी इधर आती है। यांजी से वो पूछने लगती है क्या हुआ, तो यांजी से कहता है कि ये ना कुछ ज़्यादा ही बकवास बोल रहा था, इसीलिए मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया। इस बात पर जीजी उसे कहती है कि लड़ना है तो बाहर जा कर के लड़ो, मेरी कंपनी में कोई लड़ाई नहीं होना चाहिए। यांजी ओके ओके बोल करके जीजी को वहाँ से लेकर के जाता है, और वो गुस्सा तो बहुत आ रहा था बट अफसोस की वजह से कुछ कर नहीं सकता है। दूसरी तरफ जीजी जब यांजी के साथ लंच करने जाती है तो नोटिस करती है कि यहाँ कुछ रिपोर्टर्स आए हुए हैं। उसे समझ नहीं आता कि वो रिपोर्टर्स यहाँ इन्हें क्यों फॉलो कर रहे हैं। तभी यांजी उठ करके आता है और वो जीजी को किस कर लेता है, और जैसे ही वो ऐसा करता है तभी वहाँ पर सारे रिपोर्टर्स बहुत सारे जो फ़ोटोज़ होते हैं वो क्लिक करने लगते हैं। अभी यहाँ पर उसके मन में बहुत सारे सवाल थे कि ये रिपोर्टर्स को क्यों ही मौका दे रहा है। अगली सुबह उसकी नींद उसकी जीजी के कॉल से खुलती है। उसकी दीदी उसे डांट रही थी कि देखो तुमने क्या कांड किया है। एक तरफ यांजी और जीजी के फ़ोटोज़ वायरल हो रहे थे, और दूसरी तरफ यहाँ पर यांजी इस तरीके से अपनी आइडेंटिटी को रिवील कर देता है कि वो इस कंपनी का CEO और इस फैमिली से बिलोंग करता है। इस वजह से भी वो न्यूज़ कुछ ज़्यादा ही वायरल होने लगती है। अब यहाँ पर जीजी सोचने लगती कि क्या यांजी ने जानबूझ करके उन रिपोर्टर्स को वो पिक्चर दिया होगा ताकि यहाँ पर इस तरीके से ये पिक्चर और ज़्यादा वायरल हो सके। वो इन लाइव सर्चेस को डाउन करने के लिए अपने सेक्रेटरी को बोलती है। इधर यांजी का जो काम था वो तो वैसे भी हो चुका था। अगर यहाँ पर जीजी अब उस सर्च को डाउन भी कराना चाहती थी तो उससे कुछ नहीं बदलता। वो पूरी दुनिया को अपना और जीजी के रिलेशनशिप के बारे में बताना चाह रहा था। जीजी को ऑफिस में हर जगह यही बातें फैल रही होती है। उसके डैड भी उसे कॉल करके पूछते हैं और बोलते हैं कि अगर वो यांजी के लिए सीरियस है तो वैसे शादी के बारे में बात कर सकते हैं। जीजी कहते डैड अभी बस हमारे बीच ये टाइम पास वाला ही फेज चल रहा है, मैं कोई उसे लेकर के सीरियस नहीं हूँ। वो को सौतेला भाई यहाँ पर जीजी के करीब जाने की कोशिश कर रहा था। जीजी उसे कहती है कि देख बेटा, मुझे पता है कि तुम क्या करने का कोशिश कर रहे हो और तुम्हारे ये टैंट्रम यहाँ पर नहीं चलने वाले हैं। वो अच्छे से जानती थी कि हुओ को सौतेला भाई उसे क्यों ही अप्रोच कर रहा है। हुओ से जब रिश्ता टूट गया था तब वो उससे रिश्ता बनाना चाह रहा था।
ये काम हालांकि हुआ कि भाई को करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन उसकी मजबूरी थी। वो अपने फैमिली का नाजायज़ बेटा था और ये करना उसकी मजबूरी हो रही थी। जीजी उसे वार्न करती है कि वो अपने ये दूसरे वाले थॉट्स मेरे खिलाफ निकाल दे मन से, वरना वो अपनी जॉब से भी हाथ धो बैठेगा। और उसका भाई अपनी मॉम की मजबूरी में ये सब कुछ कर रहा था। वो यहाँ पर यांजी का फ़ोटो दिखाते हुए कहता है उस रात यांजी भी वहाँ होटल में था जहाँ पर कि वो हुओ को किसी और लड़की के साथ पकड़ी थी। जीजू उसे कहती है कि मेरा पर्सनल मैटर है और मुझे पसंद नहीं है कि लोग मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करें। ऐसा कहते उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। तभी यहाँ पर उसे पता चलता है कि वो उसके बारे में सब जगह बुरी बुरी बातें फैला रहा है, तो वो अपनी फ्रेंड को लेकर के उसके पास पहुंच जाती है। वो कहता है अब हम पार्टनर्स नहीं हैं तो हम दोस्त तो हो सकते हैं ना। जीजू उसे उसका वीडियो दिखाते हुए कहती है ओह अच्छा, मतलब कि अब तुम दोस्तों के पीठ पीछे ऐसे बुराई करते हो। वो कहने लगता है कि अरे वो बहुत ज़्यादा ही ड्रंक था, उसने तो बस कुछ यूँ ही बकवास बोल दिया होगा। उसके बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेने। जीजी गुस्से में आकर के उसके सर पर वाइन का बोतल फोड़ते हुए कहती है कि बेटा दोबारा अगर मैंने सुन लिया ना कि तुम मेरे बारे में कुछ भी बकवास कर रहे हो तो तुम गए। यहाँ पर यांजी को जीजी का वो वीडियो उसका फ्रेंड ला करके दिखाता है। भाई तेरी बंदी तो बहुत ही फेयर से, देख लेना फ्यूचर में कहीं तुमने गलती किया ना तो वो तेरी भी ऐसी ही पिटाई करेगी। लेकिन यांजी जानता था कि जीजी उसे पीटने वाली नहीं है। इधर उसकी फ्रेंड जीजी से यांजी के बारे में पूछ रही थी, यार ये बंदा दिखता तो बहुत हॉट है और उसका बेड पे परफॉर्मेंस कैसा है। जीजी उसे कह रही थी हाँ ठीक ही है, लेकिन उसकी फ्रेंड को और ज़्यादा चीज़ें डिटेल्स में जाननी थी। वो कह रही थी मुझे लगता है ना कि यांजी सच में तेरा बॉयफ्रेंड बनने लायक है। यहाँ पर जीजी ने कुछ मेल मॉडल्स बुक किए हुए थे और यांजी का जो फ्रेंड था जिसको कि जीजी और उसकी फ्रेंड नहीं जानते थे वो भी यहाँ पर आ जाता है और वो यांजी को सब कुछ बता देता है। यांजी जीजी को कॉल करके कहता है कि वो किधर है, तो उसे झूठ बोल देती है कि वो घर पर है। लेकिन तभी यहाँ पर यांजी पहुँच जाता है। अब जीजी को लगने लगता है बिना रिलेशनशिप में हुए भी यांजी को वो धोखा दे रही है। उसे ऐसा महसूस हो रहा था। वो जीजी को वहाँ से लेकर के जाता है और कहता है बेटा तुम सुधर नहीं रही हो और मेल मॉडल्स तुम बुक करना बंद नहीं कर रही। यहाँ पर उसकी फ्रेंड उन दोनों के बीच हो रहे रोमांस को देख करके खुश थी, लेकिन वो खुद भी बहुत ड्रंक थी। यहाँ पर यांजी का फ्रेंड उसे उसके घर छोड़ने के लिए जाता है और यांजी भाई साहब जीजी को वहाँ से लेकर के जाते हैं। उसे दूसरे लड़कों के साथ देख करके यांजी को बहुत ही जेलस हो रहा था और जीजी यहाँ पर उसे थोड़ा सा जेलस भी करा रही थी। प्यार मोहब्बत से तो वैसे भी उसका भरोसा उठ ही चुका था। वो भला किसी और पर इतनी जल्दी कैसे इंटरेस्ट कर सकती थी। घर जाने के बाद भी यांजी यहाँ पर जीजी का केयर करता है। जीजी उसे पूछती है तुमने वो रिपोर्टर्स को फ़ोटोज़ क्यों दिए थे। यांजी कहता है क्योंकि मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। जीजी उसे कहती है ओ हेलो, हमारा कोई रिलेशन नहीं है, दोनों फिर इंटीमेट होते हैं। अगली मॉर्निंग यहाँ पर यांजी को कॉल आ रहा था। जीजी सो रही थी तो वो फ़ोन उठा लेता है। कॉल एक्चुअल में जीजी के फ़ोन पर आ रहा था और उसकी बड़ी बहन ने फ़ोन किया था। वो घर के बाहर थी तो यांजी जाकर के कमरे का दरवाज़ा खोलता है। जीजी की सिस्टर को उनके रिलेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं था। जीजी को पता चलता है कि उसकी बड़ी बहन आई है तो वो बहुत ही घबरा जाती है और जल्दी जल्दी अपनी बड़ी बहन से बात करने के लिए जाती है। उन दोनों को साथ में देख करके यहाँ पर बड़ी बहन पूछ रही थी कि तुम्हारा यांजी से क्या रिलेशन है। उसे पहले ही पता था कि यांजी अभी जीजी के साथ होगा, दैट्स वाई वो उसके लिए भी यहाँ पर ब्रेकफास्ट लेकर के आई हुई थी। जीजी ये बात एक्सेप्ट नहीं करती है कि वो फ़िलहाल यांजी के डेटिंग फेज में है, क्योंकि एक्चुअल में वो दोनों डेट नहीं कर रहे थे। जाने से पहले जीजी थोड़ा सा यांजी से जीजी को संभाल करके रहने के लिए कहती है। यांजी उसकी बहन के जाने के बाद टू द पॉइंट आके जीजी से बात करता है। वो कहता है देखो मैंने पहले तुम्हें अप्रोच इसलिए किया था क्योंकि मैं हो के फैमिली को इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, उनका हमसे कुछ पंगा है और वो तुम्हारा फियांसे था। लेकिन फिर तुमसे मिलने के बाद मुझे पता चला कि तुम उनकी तरह नहीं हो, तुम तो बिल्कुल अलग हो। इनफैक्ट तुम तो खुद ही यहाँ पर हो से अलग होना चाह रही थी और फिर तो मुझे तुमसे प्यार ही हो गया। जब भी बात वो यांजी से सुनती है वो जानती थी कि वैसे तो वो किसी मोटिव से उसके पास आया है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो अपना ये बात एक्सेप्ट करे तो उसे थोड़ा सा बुरा लगने लगता है। वो कहता है देखो मैं तुम्हें धोखा में नहीं रखना चाहता था, मैं जिस मोटिव से तुम्हारे पास आया था मैंने तुम्हें बता दिया। हम दोनों ही जब एक फैमिली को मिल करके इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, क्यों ना साथ ही में काम करें। कुछ सोचने के बाद जीजी इस चीज़ के लिए रेडी हो जाती है। अब दोनों ही मिल करके सेम काम कर रहे थे।
जीजी का सेक्रेटरी भी उसे वही बातें बताता है जो कि ऑलरेडी यहाँ पर यांजी को पता था। एक दिन जीजी से मिलने के लिए लू फैमिली यानी हुओ के डैड का पर्सनल सेक्रेटरी आता है। वो जीजी को कुछ ऐसे वीडियोज और क्लिप्स देता है जिससे कि साफ पता चल रहा था कि वो लोग लड़कियों की तस्करी करते हैं। वो कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है अगर मैं पुलिस के पास जाता तो ये लोग मुझे जान से मरवा देते। मुझे पता है कि तुम इनके खिलाफ सबूत जमा कर रही हो, दरअसल यहाँ पर मैं इस तरीके से तुम्हारे पास सबूत देने के लिए आया हुआ हूँ। तुम बदले में मुझे कुछ पैसे दो ताकि मैं फ़ौरन निकल सकूँ और मेरे सेफ्टी की गारंटी तुम्हारी। जीजी कहती ठीक है, पहले मैं इस चीज़ को वेरीफाई करूँगा कि तुम सही बोल रहे हो। फिर वो अपने सेक्रेटरी के साथ निकल जाती है यांजी का ऑफिस। वहाँ जाने से पहले वो उसे इन्फॉर्म करती है कि मेरे पास वो चीज़ है जो कि तुम बहुत लॉन्ग टाइम से ढूंढ रहे हो। यांजी को जैसे ही जीजी का ये मैसेज आता है वो अपने सेक्रेटरी को जीजी की पसंद की कुछ चीज़ें खाने पीने के लिए लेके आने बोलता है। वो ऑफिस में उससे मिलने के लिए जाती है। यांजी भाई साहब का रोमांस चालू हो जाता है। जीजी उसे कहती है रुको भी, मैं कुछ इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए लेकर के आई हूँ। वो उसे कहती है ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है भाई जो तुम इतना परेशान हो। तब तक उसका सेक्रेटरी यहाँ पर कुछ खाने के लिए लेकर के आ जाता है। जीजी यहाँ पर उसे एक पेन ड्राइव देती है और कहती है इसे ओपन करके देखो। उसे जब वो खोलता है तो उसे पता चलता है अरे इसमें तो यहाँ लू के खिलाफ इतने सारे सबूत हैं। अब वो कहती है ये पूछता है ये तुम्हें कहाँ से मिला। जीजी उससे कहती है कि एक्चुअल में यहाँ पर मुझे उसी के बंदा कंपनी का आकर के मुझे ये पेन ड्राइव दिया है और बदले में उसने मेरी तरफ से सिक्योरिटी और कुछ पैसे मांगे हैं। यांजी का सेक्रेटरी जब चेक करता है तो एक्चुअल में ये सारे वैलिड थे। जीजी कहती है तुम्हें उसने क्यों दिया। उसे डर था लू जानबूझ करके जीजी को इस मैटर में घसीटने की कहीं कोशिश तो नहीं कर रहा। जिससे कहती है कि नहीं, ये बंदा जितना डरा हुआ है मुझे नहीं लगता है कि ये लू से मिला है। इसे तो खुद ही अपने जान की इतनी फिक्र है। यांजी फिर भी उस लड़के से उसे दूर रहने के लिए कहता है और कहता है उसे मेरे पास भेज दो, मैं उसकी सेफ्टी के लिए उसे फ़ौरन भेज दूंगा। जीजी उसे कहती है कि नहीं, ये मैं संभाल लूँगी, तुम्हें इसमें मैं इंक्लूड नहीं करूँगी वरना ये बात लू तक पहुँच सकती है। अभी अगर लू तक बात जाएगा तो सिर्फ उसे ये पता चलेगा कि मैं इंक्लूडेड हूँ, तुम नहीं, और उसे ऐसा लगेगा कि वो ने मुझे धोखा दिया इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। तो वो उसे इस मैटर में फ़िलहाल इंक्लूड नहीं होने के लिए कहती है। यांजी फ़िलहाल जीजी की बात मान तो जाता है लेकिन वो पीठ पीछे इन पूरी बातों को ज़रूर ही इन्वेस्टिगेट करेगा। फिर वो जीजी को वहाँ से लेकर के जाता है। उसने नोटिस किया था जीजी को फ्लावर से एलर्जी है तो वो टेबल से फ्लावर बुके हटवा देता है। इसके बाद वो जीजी को एक प्यारा सा नेकलेस गिफ्ट करता है जो कि उसे काफ़ी पसंद आता है। वो वॉशरूम जाती है तो वहाँ पर हुओ की उससे वही मिस्ट्रेस मिलती है। जीजी से कहती है देख पान, मैंने वैसे भी हुओ से ब्रेकअप कर लिया है तो तू अगर मुझे बुली करने के आने के बारे में सोच भी रही है तो बेकार में ही सोच रही है, कोई फ़ायदा होने नहीं वाला है और यहाँ पर बेहतर होगा कि तुम अपने लाइफ पर फोकस करो। ऐसे लड़के कभी किसी से शादी नहीं करते। जब वो वॉशरूम से निकलती है तो यांजी से पूछता है कि ये लड़की तुमसे क्यों मिलने के लिए आई थी। तो वो उसे कहती है जीजी से कहती है वो मेरे इतनी खूबसूरत हूँ ना कि मेरे पीछे तो लड़कियाँ भी पड़ती हैं। फिर वो दोनों वहाँ से लौट रहे होते हैं जहाँ पर कि जीजी अपना नेकलेस भूल गई थी तो यांजी उसे अपने साथ लेकर के आया हुआ था। जीजी जानबूझ करके कहती है मुझे ना थोड़ा सा भूख लगा, मेरा पेट नहीं भरा, क्या तुम मेरे लिए खाना बनाओगे। यांजी कहता हाँ थोड़ा बहुत मुझे आता है और मैं तुम्हारे लिए बना दूँगा। तो फिर इस तरीके से वो उसे अपने साथ अपने घर लेकर के जाती है जहाँ पर कि वो उसके लिए फूड बनाता है। फूड उसने बहुत सारा बहुत टेस्टी बनाया था। जीजी ये देख करके इम्प्रेस हो जाती है। यांजी कहता है अगर तुम चाहो तो मैं हमेशा के लिए ऐसे फूड तुम्हारे लिए बना सकता हूँ। जीजी कहती है ना बाबा ना, अगर मैंने हाँ कह दिया तो तुम फिर हमेशा ही मेरे घर पर रहोगे। दैट्स वाई इतना बड़ा डील मुझे नहीं चाहिए। फिलहाल कभी कभी ही तुम्हारा फूड खाना ठीक है। जीजी का खाना पीना तो हो गया, अब यांजी का बाकी था तो वो जीजी को उठा करके कमरे में लेकर के जाता है और दोनों रोमांस करते हैं। जीजी इसके बाद तब भी यांजी के साथ ही थी तभी उसे कॉल आता है। उसे पता चलता है कि उसकी फ्रेंड का लड़ाई हुओ से हो गया है और वो क्लब में है। यांजी उसके साथ देखने के लिए जाता है कि पता करे क्या हुआ है। तो वहाँ पर उसकी फ्रेंड कह रही होती है कि हुओ यहाँ पर तुम्हारे बारे में बुराई कर रहा था तो मैंने उसकी पिटाई लगा दी। वो कह रहा था कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो जानबूझ करके मुझे आकर के पीटने लगी। इस बात पर जीजी कहती है कि देख भाई, हम तुम्हें इसी वजह से
छोड़ेंगे जब तुम यहाँ पर जीजी को, मतलब मेरी फ्रेंड को, पैसे वैसे तुम अच्छा खासा कंपनसेशन दो। तो वो पैसे तो देने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन यान जी ने पुलिस बुला लिया था और पुलिस उसे पकड़ करके लेकर के जाती है उसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए। वो के सौतेले भाई को यान जी वार्न करता है, तुम अपने इरादों से हार मान जाओ, जीजी तुमसे नहीं पटने वाली है। वो तो वैसे भी बेचारा मजबूरी में ही ये काम कर रहा होता है, कहाँ है उसे हिम्मत था ये सारा बकवास करने का और मूड। तभी वहाँ पर वो फ्लैशबैक में याद करता है कि जो लू है वो यहाँ पर उसकी मॉम की सेफ्टी को लेकर के उसके बेटे को धमका रहा था और जीजी के करीब जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो से तो उसका एंगेजमेंट टूट चुका है। दैट्स वाई यहाँ पर वो ये सब कुछ कर रहा था। तभी वहाँ पर जीजी आती है और कहती है कि देखो, मुझे पता है कि तुम किसी रीज़न से मुझे अप्रोच किए थे और वो रीज़न कोई और नहीं हुआ था। मुझे तुम्हारे काम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम चाहो तो मेरे ऑफिस में कंटिन्यू कर सकते हो। उसका भाई कहता है थैंक्स, मैं इसी वजह से कंफ्यूज था कि क्या तुम मुझे अपनी कंपनी में कंटिन्यू करने दोगी या नहीं, क्योंकि ये जॉब मेरे लिए इंपॉर्टेंट था। जीजू से कहती है मुझे तुम्हारे टैलेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे आसपास भड़कना मत। फिर वो यान जी को वहाँ से लेकर के जाती है। यान जी को वो अपना बॉयफ्रेंड ये सबके सामने दिखा रही होती है। यान जी भाई साहब तो ये देख करके मन ही मन खुश हो रहे थे कि चलो कम से कम उसकी बंदी उसके लिए सीरियस तो हो रही है। आफ्टर दैट वो दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं। वो जीजी से पूछता है तुम श्योर हो ये बंदा तुम्हें दोबारा परेशान नहीं करेगा? जीजी कहती है हाँ, क्योंकि उसे जॉब की ज़रूरत है, मेरी कंपनी उसे अच्छा खासा पैसा ऑफर कर रही है और ये मुझे परेशान नहीं करेगा, और अगर करना भी चाहेगा तो कर नहीं पाएगा। मैं इस पर नज़र रखने के लिए इसे अपनी कंपनी में रखी थी। वो दोनों घर जाते हैं जहाँ पर कि यानजी को उसके सेक्रेटरी का कॉल आता है। उसे बताता है कि वो यहाँ पर कुछ भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है कि उसके डैड ने ये सब कुछ कांड किया हुआ है। पुलिस अब भी उसे इन्वेस्टिगेट कर रही है। एट द एंड उसे हुओ को जाने ही देना पड़ेगा, क्योंकि हुओ के खिलाफ सिर्फ यहाँ पर उन्हें डाउट है और कोई भी उसे सबूत नहीं मिला हुआ है। यानजी कहते हैं ठीक है, अभी उन्हें कुछ टाइम तक पूछताछ करने दो, फिर आगे देखते हैं क्या होगा। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जीजी को ऐसे पता चलता है अपने सेक्रेटरी के थ्रू कि यान जी जिस क्लब के बॉक्स में गया है वहाँ पर बहुत सारी फीमेल मॉडल्स को बुलाया गया है। एक्चुअली वहाँ पर लू के साथ था, लू की कंपनी के साथ वो बिजनेस डील करना चाहता था। उसे इम्प्रेस करने के लिए अपनी कंपनी की कुछ नई बिगनर गर्ल्स को लेकर के आया हुआ था। बट यान जी से कहता है पहली बात कि मेरी गर्लफ्रेंड है जीजी, और दूसरी बात मैं इस टाइप के बिज़नेस में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और तुम्हारे बिज़नेस में तो बिल्कुल भी मैं काम नहीं करने वाला हूँ। जीजी को ये बात पता चलता है तो उसने यान जी को मैसेज डाला था। यान जी वो मैसेज पढ़ के स्माइल करने लगता है और उसे बोल देता है कि वो लड़कियां कब का यहाँ से जा चुकी हैं, मैं उस टाइप की लड़कियों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जीजी रेहान जी की बातों पर भरोसा करती है। वो यहाँ पर लोग को वार्न करता है कि दोबारा इस टाइप का घटिया बिजनेस लेकर के वो कभी भी उसके पास ना आए, और उसने यहाँ पर जीजी को ऑफेंड कर दिया है क्योंकि जीजी अब उसकी गर्लफ्रेंड है और उसे ये बात पता चल चुका है कि तुमने मुझे फीमेल मॉडल्स ऑफ़र किए थे और वो मुझसे बहुत ही गुस्सा है, तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए जा रहा हूँ। वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं। उसका सेक्रेटरी कहता है बॉस अब जाओ जीजी को मनाओ, मैं यहाँ पर देखता हूँ। तो वह जीजी को मनाने के लिए उसके पास जाता है। जीजी उसे कहती है तुम्हारे कमरे में फ़ीमेल मॉडल क्या कर रही थी? तो वैसे कहता है कि एक बिज़नेस पार्टनर मुझे लड़कियाँ ऑफ़र कर रहा था, लेकिन मेरी बंदी इतनी खूबसूरत है कि मुझे दूसरी लड़कियों की ज़रूरत ही नहीं है। जीजी को वो नहीं बताता है कि लू एक्चुअल में उससे मिलने के लिए आया था, वरना वो उसे लेकर के परेशानी हो जाता। यान जी को जीजी वहाँ पर वार्न करती है कि जब तक उसके साथ रहना चाहता है रहे, लेकिन वो उसे धोखा देने के बारे में सोचेगा नहीं, वरना हुआ ने उसे चीट किया और उसने उससे अपना रिश्ता तोड़ लिया। ये बात तो यान जी को पता ही है ना। वो कहता है कि सब हुओ की तरह ही नहीं होते हैं, मैं वन वुमेन मैन हूँ। अब यहाँ पर दोनों इम्पोर्टेंट बिजनेस के बारे में बात करते हैं। काम ख़त्म करने के बाद जब वो दोनों घर लौटते हैं, यान जी भाई साहब को जीजी को हक करके सोने का मन था और जीजी काम में बिजी थी। कुछ देर काम करने के बाद वो उसका फ़ोन लेकर के रख देता है और उसे अपने साथ ही रहने के लिए बोलता है। फिर वो जीजी को कहता है कल से अपने गार्ड्स थोड़े तुम बढ़ा लेना, क्योंकि लू मुझसे मिलने के लिए आया था। मैंने उसके साथ बिजनेस डील करने से मना कर दिया है और उससे ऐसा लगता है कि तुम्हारी वजह से मैंने मना किया है, तो वो तुम पर अटैक कर सकता है। जीजी ओके बोल देती है। अगले दिन वो अपने एक नए बिजनेस पार्टनर से
मिलने के लिए निकलती है। यान जी को जीजी का फिक्र हो रहा था, दैट्स वाई वो उसे दूर से ही फॉलो अप करने का डिसाइड करता है। जीजी जिस बंदे से मिलने के लिए गई थी उसे पता था कि वो एक नंबर का ठरकी इंसान है। जीजी खुद को संभालते हुए उस इंसान से बिजनेस डील करने के लिए गई हुई थी। यान जी उसका सेक्रेटरी दूर से ही जीजी को देख रहे होते कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो, लेकिन हमारी जीजी किसी से कम है क्या? इतना बड़ा बॉडीगार्ड उसने रखा हुआ, वो इंसान तो खड़े खड़े इस बदमाश को टांग लेगा। जीजी के साथ भी जब वो बदमाश इंसान फ्लर्ट करने का कोशिश करता है तो जीजी उस इंसान की ऐसी पिटाई लगाती है कि वो बेचारा भी कुछ दिनों तक चल नहीं पाएगा। फिर उसे इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेकर के जाना पड़ता है। यान जी जब ये चीज़ देखता है तो वो अपनी गर्लफ्रेंड जीजी पर प्राउड ही फील कर रहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड को कोई भी बुली नहीं कर पाएगा। जीजी उसे वार्न करती है कि दोबारा अगर उसने कभी किसी लड़की के साथ ऐसा किया तो उसके लिए सही नहीं होगा। उस इंसान को लेकर के जाया जाता है तो यान जी जीजी से मिलने के लिए जाता है। वो कहती है, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यान जी बहाना कर देता है कि वो भी यहाँ पर किसी से मिलने के लिए आया था, तो उसने जीजी को देखा तो वो उससे मिलने के लिए आ गया। फिर वो जीजी को कहता है कि चलो मैं तुम्हें कहीं लेकर के चलता हूँ। वो लोग अंदर जाते हैं तो वहाँ पर लू मिलता है। वो जीजी से बात करने का कोशिश करता है तो यान जी उसे मना कर देता है कि जीजी अब उससे फेमिलियर नहीं है, बेहतर होगा कि वो इंसान उससे दूर रहे। दोनों उसे इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। जीजी को नहीं पता था कि उसके पीठ पीछे यान जी ने कितना सब कुछ प्लान किया हुआ है। वो जीजी को एक वीडियो दिखाता है जो कि उसकी मॉम का लास्ट वीडियो था। एक लड़की लू के स्टूडियो से ऐसे ड्रंक कंडीशन में निकलती है और उसकी मॉम को हेल्प करने के लिए बोलती है। उसे ऐसा ड्रग दिया गया था कि वो सबमिसिव हो गई थी और सामने वाला जो भी कह रहा था वो करने के लिए तैयार थी। इसके बाद ही उसकी मॉम की मौत हो गई थी। जीजी समझ जाती है कि लू का ये सीक्रेट उसकी मॉम को पता चल गया होगा और उसने उसे मरवा दिया। इस बात से वो बहुत ही गुस्सा आ जाती है। वो यान जी को कहती है कि जब हमारे पास सबूत है तो हम क्यों नहीं उसके खिलाफ ये काम कर रहे हैं। यान जी से कहता है अभी नहीं, बस कुछ दिनों और मैं सही वक्त आने का इंतज़ार कर रही हूँ। जीजी से तो वेट ही नहीं हो रहा था, बट यान जी ने कहा था तो रुकना ही पड़ेगा। वो दोनों वहाँ से डिनर करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि इस तरीके से उसकी फ्रेंड और यहाँ पर यान जी का फ्रेंड दोनों ही साथ में आया हुआ है। अब वो दोनों के बीच क्या कपलबाजी चल रहा था ये तो वही लोग जाने। अब यहाँ पर उन दोनों को देख करके वो दोनों भी शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो दोनों इन दोनों से अपने रिलेशनशिप को हाइड करके रखे हुए थे। रात में जब वो लोग घर जाते हैं तो सेफ्टी के लिए यान जी के ये इस तरीके से लॉकेट जो है जीजी यान जी को बना करके देती है। अब वो यान जी की फ़िक्र करने लगी थी, पहले नहीं किया करती थी, लेकिन आज रात यान जी लाइफ की आखिरी सबसे बड़ी जंग लड़ने के लिए जा रहा था लू के खिलाफ। जीजी को ये बात पता नहीं था। आधी रात को जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखती है कि यान जी तो कमरे में है ही नहीं। शुरुआत में उसे लगता है कि मैं भी इधर उधर गया होगा, बट इतने टाइम से वो उसके साथ थी, उसे पता था कि यान जी बिना बताए कहीं भी नहीं जाता है। तो ऐसा क्या हो गया? वो उसके दोस्तों को भी कॉल करती है, यहाँ पर भी यान जी नहीं था। अब उससे उसकी फ़िक्र होने लगती है। शुरुआत में वो इग्नोर करके सोने का कोशिश करती है लेकिन उसे नींद नहीं आता है, तो फिर वो अपने दोस्त से मिलने के लिए क्लब चली जाती है। उसे लगा था कि शायद वहाँ जा कर के वो यान जी को थोड़ा कम मिस करेगी, लेकिन उसकी फ्रेंड तो समझ ही रही थी कि जीजी यहाँ पर क्या कर रही है। वो बोलती है कि यान जी घर पे नहीं है क्या? जीजी कहती है नहीं, पता नहीं कहाँ ही गायब हो गए और मुझे लगता है कि मैं उस लड़के के प्यार में इतना पागल हो गई हूँ कि अब मैं उसे हर जगह ही मिस करने लगी हूँ। दूसरी तरफ यान जी ऐसे इंजर्ड कंडीशन में उसका सेक्रेटरी से घर लेकर के आता है। खैर इंजरी काफ़ी बड़ी नहीं थी, डॉक्टर यहाँ पर ऐसे फोर्स स्टार्ट कर देते हैं। उसने यहाँ पर लू के खिलाफ सबूत पुलिस में जमा कर दिए थे, दैट्स वाई अब पुलिस उनके पीछे पड़ी हुई थी। यहाँ पर उसका फ्रेंड भी आता है। वो जीजी को तब तक ध्यान रख रहा होता है। यान जी वहाँ पर आ जाता है। वो कहता है सॉरी डार्लिंग, मुझे अर्जेंट काम से जाना पड़ा था, दैट्स वाई यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ नहीं था। जब वो घर जाते हैं तो जीजी नोटिस करती है कि यान जी इंजर्ड है, क्योंकि वो उसे हक करती है तो उसके पेट में उसे पेन हो रहा था। अब वो जीजी से यान जी से पूछने लगती है कि आखिरकार उसे ये चोट कैसे लगा। तब यान जी उसे सच्चाई बताता है कि लू के बंदे उस पर आज अटैक करने वाले थे। जब जीजी सो रही थी तो वो उसके जान को खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसी वजह से वो जीजी को बिना बताए ही उन गुंडों से लड़ने के लिए चला गया था। जीजी उसे पूछती है तो क्या रहा रिजल्ट? यान जी उसे कहता है मैंने लू के खिलाफ सारे सबूत जमा कर दिए। वो फ़ौरन निकलने की तैयारी में था, पुलिस उसे पकड़ रहा है। जीजी अपने हाथों से यान जी के लिए पहली बार फूड बनाती है। वो इंजर्ड था इसीलिए।
और यहाँ पर फिर उसका चोट का ऐसे फोस्टेड भी कर दी है। अब यान जी को लगने लगा था कि जीजी उससे सही में प्यार करने लगे। वो उसे कहती है कि दोबारा ऐसे खतरनाक काम वो अकेले नहीं करेगा। वो दोनों पार्टनर्स थे ना, उन दोनों ने डिसाइड किया था कि दोनों मिल करके इस काम को पूरा करेंगे। तो फिर यान जी को अकेले जाने का कोई ज़रूरत नहीं था। उसके डैड को तो जेल हो गया था लगे हाथ। यहाँ पर हुओ के खिलाफ भी जो रिपोर्ट जमा हुआ था, तो पुलिस यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए आती है और हुओ को गलत साबित होता है और उसे भी जेल लेकर के जाती है। एट द एंड यहाँ पर हैप्पी एंडिंग होती है। जो लोगों ने भी यहाँ पर जीजी के मॉम को मारा था और यान जी के दुश्मन, उन सबको जेल हो जाता है। यान जी जीजी के साथ एक्चुअल रिलेशनशिप में आ जाती है और हमारा ये ड्रामा यहाँ पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त मस्त वाले ड्रामा के हिंदी वर्जन में।